Question number 1. A metallic resistor is connected across a battery. If the number of collisions of the free electrons with the lattice is somehow decreased in the resistor, for example by cooling it, the current will increase, decrease, remain constant or becomes zero. स्टूडेंट ये क्वेश्चन कह रहा है, पहला लाइन आप देखिए, अ मेटालिक रजिस्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी। मतलब आपके पास कोई मेटालिक रजिस्टर है, मेटालिक रजिस्टर जिसको नॉर्मली हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। तो भाई एक मेटालिक रजिस्टर है, ठीक है, कोई कंडक्टर का सैंपल आपके पास है, कॉपर का हो सकता है, उसका सर्टेन ये रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस आर है। तो इस मेटालिक रजिस्टर को हमने एक बैटरी के क्रॉस कनेक्ट किया, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद द लैटिस इज समहाउ डिक्रीज्ड इन द रजिस्टर, ठीक है। यहाँ पे कुछ कह रहा है यहाँ पे कि भाई नंबर ऑफ कोलिजन्स जो है इलेक्ट्रॉन्स का वो एनी हाउ हम डिक्रीज करते हैं उसको कूल करके, फॉर एग्जांपल बाय कूलिंग। और फाइनली तो करंट क्या होगा, करंट क्या होगा। देखिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को दो तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। पहला जो आसान मेथड हो सकता है, अगर कोलिजन वगैरह उतना लंबा चौड़ा आप अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात नहीं करना चाहते हैं तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली आपको ये जो है ये मेटालिक रजिस्टर आपको दिया हुआ है, मेटालिक रजिस्टर है। तो मेटालिक रजिस्टर को क्वेश्चन में दिया है कि आपने भाई क्या किया कि इसको कूल किया, कूलिंग किया, कूलिंग किया। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि आपने इसके टेम्परेचर को डिक्रीज किया, टेम्परेचर को आपने डिक्रीज किया भाई। तो करंट क्या होगा, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि करंट क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा, इस सर्किट में क्या होगा, ठीक है। तो आपने कूलिंग किया मतलब टेम्परेचर को आपने डिक्रीज किया। तो हम लोगों को पता है कि भाई कोई भी अगर आपके पास मेटल है मतलब कंडक्टर है तो टेम्परेचर अगर आप डिक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज करने के साथ ही साथ उसका रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा। मेटल का क्या होता है, रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के साथ घटता है, अगर टेम्परेचर घटाते हैं और रेजिस्टेंस अगर घटेगा तो करंट भाई बढ़ेगा। ओम्स लॉ से I = V/R। आपने एक फिक्स सोर्स से क्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस फिक्स है V, ठीक है। तो रेजिस्टेंस घट गया मतलब करंट बढ़ गया एंड सो आंसर इज A, इंक्रीज। क्लियर स्टूडेंट, बहुत ही आसान भाषा में इस चीज़ को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब स्टूडेंट बात करते हैं सेकेंड मेथड, इसको आप दूसरा कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जो कि इनफैक्ट ये आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। जो बीच में ये लैंग्वेज दिया है कि कोलिजन्स वगैरह का, तो समझते हैं बेसिक तरीके से। स्टूडेंट समझिएगा क्या होता है, आपके पास सपोज कीजिए अगर आपके पास कोई भी मेटल है, मान लिया, ठीक है, कोई एक मेटल का एक सैंपल आपको हम दिखा रहे हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या होता है किसी भी कंडक्टर के पास जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ज़्यादा, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और साथ ही साथ ये मेटल है, जिस भी मेटल का है, कॉपर है तो कॉपर का मेटालिक आयंस भी होते हैं यहाँ पे, जिसको हम लोग लैटिस भी कहते हैं स्टूडेंट। इसी मेटालिक आयंस को हम लोग लैटिस भी कहते हैं और लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अभी क्या होता है, आपने किसी सोर्स के क्रॉस इसको कनेक्ट नहीं किया है, तो नहीं किया है तो क्या होता है, इससे कोई करंट फ्लो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, जबकि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रैंडमली मतलब मूव करते रहते हैं, रैंडमली अलग अलग पाथ पे, अलग अलग डायरेक्शन में ये मूव करते रहते हैं, ठीक है। ओवरऑल क्या होता है कि इनका जो नेट जो वेलोसिटी का जो सम है, वेक्टर सम, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में सब मूव कर रहे हैं, तो नेट जो वेक्टर सम हो जाता है इनके वेलोसिटी का, ये नेट जीरो हो जाता है, ठीक है। और सो डैट जब नेट वेलोसिटी इसका जीरो हो जाता है किसी भी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, तो करंट का फ्लो जीरो हो जाता है, I जीरो हो जाता है। क्लियर है, ये होता है जब आइसोलेटेड कंडीशन में कोई आपका सैंपल है, कोई कंडक्टर है, कोई मेटल है। अब क्या होता है, आपने सपोज कीजिए कि अब इसको आप एक सोर्स के क्रॉस कनेक्ट कर देते हैं, एक सोर्स के क्रॉस कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। समझिएगा क्या होगा, अभी तक ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो थे ये रैंडमली जिगजैग पाथ पर मूव कर रहे थे, हेयर एंड देयर, कोई इस डायरेक्शन में, कोई सीधा, कोई नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लाइक दिस, ठीक है। लेकिन अब आपने जैसे ही बैटरी आपने इसके क्रॉस कनेक्ट किया, मतलब इसके क्रॉस सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस आपने जनरेट किया, इस पोटेंशियल डिफरेंस के चलते क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जनरेट हो जाएगा, ED, जहाँ पे D अगर मान लें ये सेपरेशन D है। ये थोड़ा सा मैथमेटिकली अब पॉसिबल नहीं है कि मैं एक एक एक्सप्रेशन को यहाँ पे डील करूँ, ठीक है, कि V = ED। थोड़ा आपका बेसिक थ्योरी आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए तो आपको समझ में आएगा भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ तो अंदर में इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते क्या होगा, F = QE। हर इलेक्ट्रॉन पे Q इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, ठीक है, तो हर इलेक्ट्रॉन पे एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लगता है। फाइनली क्या होता है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ये मूव करने लगते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स इनफैक्ट इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। क्लियर है, और फाइनली करंट का डायरेक्शन हम लोग इसके अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं, तो हम कहते हैं भाई कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। क्लियर बात है। तो क्या हो रहा है समझिएगा, दो तरह का, ये जो अभी क्या था शुरू में जब आपने सोर्स कनेक्ट नहीं किया, ठीक है, तो रैंडमली मूव कर रहा है, ठीक है।
अब जैसे ही आपने सोर्स कनेक्ट किया तो सारे इलेक्ट्रॉन पे, अभी जो इलेक्ट्रॉन इधर भी मूव कर रहा था उस पर एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में सारे इलेक्ट्रॉन्स पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगने लगा, ठीक है। तो क्या हुआ, एक सारे इलेक्ट्रॉन्स जो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो गए, उनको प्रेस कर दिया गया, मजबूर कर दिया गया कि अब सारे इलेक्ट्रॉन्स आप भाई इसी डायरेक्शन में मूव कीजिए। तो सर्टेन वेलोसिटी से मूव करना शुरू करते हैं, उसी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है। ये जो फिनोमेना होता है स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, इसमें सेवरल कोलिजन्स होते हैं। समझिएगा, कोलिजन्स दो तरह का कोलिजन होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन्स का भी आपस में कोलिजन होता है, अमॉन्ग देमसेल्व्स आपस में कोलाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन का जो कोलिजन होता है वो इस लैटिस के साथ भी होता है। ये मेटालिक आयंस जो है ये इनके साथ भी कोलिजन होता है। क्लियर है, समझिएगा। अब ऑब्वियस है इस कोलिजन के चलते इलेक्ट्रॉन का ये जो कोलिजन होता है, तो इस कोलिजन के चलते मतलब इनका स्पीड जो है क्या करे, उसमें रुकावट पैदा होता है, स्पीड में रुकावट पैदा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो में रुकावट पैदा होता है, मतलब कि करंट का वैल्यू कम होने लगता है। समझिएगा, करंट क्या है, सिंपल जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, चार्ज का फ्लो है, वही करंट है, ठीक है ना। तो इस कोलिजन के कारण करंट का वैल्यू जो है वो उसका स्पीड जो है कम होना शुरू होता है। ऐसे समझिए, कोलिजन के चलते स्पीड कम होना शुरू होता है। अब एनी हाउ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई आपने कूलिंग करके आपने इसको आपने कूल कर दिया, तो कूल कर दिया तो क्या होगा, इसको जैसे ही आप कूल करेंगे तो समझिएगा क्या होगा, दो बातें होंगी। पहला क्या होगा, समझिएगा स्टूडेंट, ये जितने जो मेटालिक आयंस होते हैं, ये मेटालिक आयंस अपने पोजीशन के अबाउट, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ये वाइब्रेट करते रहते हैं, इनको थर्मल एनर्जी कुछ होता है, उस थर्मल एनर्जी के कारण वाइब्रेट करते हैं। अब जैसे ही आपने इसको कूल कर दिया, टेम्परेचर को आपने डिक्रीज कर दिया, तो इनका वाइब्रेशन कम हो जाएगा। वाइब्रेशन कम होगा मतलब कि ये फाइनली ओवरऑल जो आप समझ रहे हैं कि जो कोलिजन जो हो रहा था, ये कोलिजन भी कम हो जाएगा। तो कोलिजन जब कम होगा तो ये ड्रिफ्ट स्पीड, वीडी नॉर्मली हम लोग वीडी से डिनोट करते हैं, तो ड्रिफ्ट स्पीड बढ़ जाएगा, मतलब ज़्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेंगे, मतलब कि करंट बढ़ जाएगा। इसको मैथमेटिकली भी आप समझिए कि I = NeVDA एक रिलेशन होता है, ठीक है, जहाँ पे N क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो समझिएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका बढ़ गया, कोलिजन आपने कम किया, तो कोलिजन कम होने के कारण वो ज़्यादा स्पीड से बढ़ना शुरू करेंगे, मूव करना शुरू करेंगे, तो VD बढ़ा मतलब कि करंट बढ़ा। क्लियर। तो थ्योरेटिकली भी इस चीज़ को आप डील कर सकते हैं, या तो इस तरीके से कीजिए या बहुत इजी तरीके से इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2, two resistors A and B have resistances RA and RB respectively with RA less than RB. The resistivities of their materials are rho A and rho B. Then rho A greater than rho B, rho A equals to rho B, rho A less than rho B. The information is not sufficient to find the relation between rho A and rho B. स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है दो रजिस्टर हैं A और B, दो रजिस्टर हैं। A का रेजिस्टेंस आपको दिया गया है RA, B का रेजिस्टेंस RB। ए जिस मटेरियल का बना है उसका रेजिस्टिविटी आपको दिया हुआ है रो ए, और बी का रेजिस्टिविटी दिया हुआ है रो बी, मतलब दोनों का रेजिस्टिविटी अलग अलग है, इसका मतलब दोनों अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है। क्लियर है। तो हम लोगों से पूछ रहा है रो ए और रो बी में क्या रिलेशन होगा। आपको दिया हुआ है कि आर ए का जो रेजिस्टेंस है वो बी वाले से कम है। स्टूडेंट समझिएगा, जाहिर सा बात है जैसे ही आपको रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी वगैरह आपको दिया गया है और कुछ कंपेरिजन का बात है, तो आपके दिमाग में भाई डायरेक्टली ये फॉर्मूला आना चाहिए, आर इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए होता है। किसी भी कोई भी रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस आर है, कोई रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस आर है, वो जिस मटेरियल से बना है उसका रेजिस्टिविटी रो है, उस वायर का, उस कंडक्टर का लेंथ एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं रो जो रेजिस्टिविटी है उसको हम लोग लिख सकते हैं आर ए बाई एल, बहुत आसानी से आर ए बाई एल। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ए क्रॉस सेक्शनल एरिया लिख रहे हैं, ये ए नहीं, ठीक है। अब समझिएगा, तो भाई पहले वाले मटेरियल के लिए अगर इसके लिए हम लिखे तो इसके लिए हम रो ए क्या लिख सकते हैं भाई, ये जो आपका मटेरियल है इसके लिए लिखेंगे तो आर ए, इसका रेजिस्टेंस, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम मान लेते हैं A1 और इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम मान लेते हैं A2। ध्यान दीजिएगा, आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया या लेंथ वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। लेंथ L1 मान लेते हैं, इसका लेंथ को हम L2 मान लेते हैं अगर, तो इसका रेजिस्टिविटी कितना हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस इंटू इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कि हम A1 माने हैं और लेंथ को L1 माने हैं। एग्जैक्टली उसी तरह आप B जो कंडक्टर है, जो रजिस्टर है, उसका रेजिस्टिविटी हम लिख सकते हैं B का रेजिस्टेंस इंटू B का क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाई B का लेंथ। क्लियर है। अब
आपको भाई कंपेयर करना है रो ए और रो बी में, बहुत ही क्लियर है कैसे कंपैरिजन करेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ दिया हुआ है आर ए और आर बी के बारे में कि आर ए कम है, लेकिन आपको न तो लेंथ के बारे में कुछ बताया गया, न तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कि किसका कम है किसका ज़्यादा है, लेंथ किसका कम है किसका ज़्यादा है, तो हम कभी भी कंपेयर कर ही नहीं सकते। मीन्स इन्फॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट एंड सो द आंसर इज डी। वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर डिपेंड्स ऑन ए टेम्परेचर, बी मटेरियल, सी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड डी नन ऑफ दीज। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपको एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर दिया गया है और इस सिलिंड्रिकल कंडक्टर का रेजिस्टिविटी, जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, रो है, और कंडक्टिविटी है सिग्मा, सिग्मा से डिनोट भी करते हैं इन जनरल। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है भाई कि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का जो प्रोडक्ट है वो किस चीज पर डिपेंड करेगा। समझिएगा स्टूडेंट, अब क्या है कि ये आप लोगों को पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि रेजिस्टिविटी जो होता है वो होता है 1/सिग्मा। रेजिस्टिविटी जो होता है वो क्या होता है, कंडक्टिविटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टिविटी जितना ज़्यादा होगा कंडक्टिविटी उतना कम होगा। क्लियर है, रेजिस्टिविटी जितना कम होगा कंडक्टिविटी उतना ज़्यादा होगा। तो भाई यहाँ से देख सकते हो रो इक्वल्स टू 1/सिग्मा होता है, मतलब रो इंटू सिग्मा का वैल्यू कितना हो गया 1। ये तो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आ गया, कांस्टेंट वैल्यू। मतलब कहने का है कि भाई जो भी आपको ऑप्शन दिए हैं कि भाई टेम्परेचर पे, मटेरियल, एरिया ऑफ क्वेश्चन, ये किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है, एंड सो ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ गया, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड नहीं करेगा, एंड सो द आंसर इज डी। वेरी इजी क्वेश्चन। तो अगेन हम लोग अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, एज द टेम्परेचर ऑफ अ मेटालिक रेजिस्टर इज इंक्रीज्ड, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन कांस्टेंट, में इंक्रीज और डिक्रीज। स्टूडेंट, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है पहले वाले क्वेश्चन नंबर 3 का। यहाँ पर अगेन आपसे कहा जा रहा है कि एक आपको मेटालिक रेजिस्टर दे दिया गया है, मेटालिक रेजिस्टर जिसका रेजिस्टिविटी रो, कंडक्टिविटी सिग्मा है। तो इसका आपको एक बस इसमें कंडीशन दिया कि भाई टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर को अब बढ़ा रहे हैं, तब पूछ रहा है कि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का जो प्रोडक्ट है वो सेम रहेगा या चेंज करेगा, बढ़ेगा घटेगा, लाइक दिस। भाई तो हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन में ही देखा था, दो तरीके से समझिए। पहले वाले क्वेश्चन में ही देखा था भाई कि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का जो प्रोडक्ट है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, वो किसी भी दूसरे फैक्टर पर, टेम्परेचर वगैरह पे डिपेंड नहीं करता है। वहाँ पे ऑप्शन भी था इवन टेम्परेचर। ठीक है ना, तो उस हिसाब से आप डायरेक्ट कह सकते हैं भाई कि ये ना तो इंक्रीज करेगा ना तो डिक्रीज करेगा, एंड सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, रिमेन्स कांस्टेंट। समझिएगा, अब रिमेन्स कांस्टेंट ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में आता है भाई कि टेम्परेचर, यहाँ तो पहले वाला बात नहीं है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, टेम्परेचर को बढ़ाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा समझिएगा। यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट कि आपने टेम्परेचर को जैसे ही बढ़ाया, टेम्परेचर को आपने बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाया तो ये क्या है आपका मेटालिक रेजिस्टर है, कंडक्टर है, मतलब मेटालिक रेजिस्टर है, तो मतलब इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। मेटल का क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा आर इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए। तो ध्यान दीजिएगा, लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सब फिक्स है, रेजिस्टेंस बढ़ा मतलब कि आपका रेजिस्टिविटी बढ़ा, रेजिस्टिविटी बढ़ गया। लेकिन क्या हुआ कि रेजिस्टिविटी बढ़ा तो कंडक्टिविटी घट गया, रेजिस्टिविटी बढ़ा तो कंडक्टिविटी घट जाएगा। ओवरऑल दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रह जाएगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं। सो द आंसर इज सी। बढ़ते स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग अ बैटरी, द चार्ज एज्यूम्ड पॉजिटिव इनसाइड द बैटरी A always goes from the positive terminal to the negative terminal, B may go from the positive terminal to the negative terminal, C always goes from the negative terminal to the positive terminal, D does not move। स्टूडेंट, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में जहां पर एक बैटरी लगा हुआ है, तो बैटरी के अंदर चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो किधर से किधर मूव करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ या पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ। वन थिंग। सेकंड थिंग स्टूडेंट, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बेसिक बात जो हम लोग को पता है कि एक्चुअल में क्या होता है कि मान लिया सपोज कीजिए कि आपने यहाँ कोई एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, आपने ये बैटरी को कनेक्ट किया, तो एक्चुअल में क्या होता है, फ्लो तो होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग करंट का डायरेक्शन लेते हैं, और वही डायरेक्शन होता है पॉजिटिव चार्ज का। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वही पॉजिटिव चार्ज जो है किधर से किधर फ्लो करता है। तो नॉर्मल केसेस में स्टूडेंट क्या होता है कि भाई हम लोग कोई बैटरी लिए, उसके अक्रॉस मोस्ट ऑफ द केसेस में आपने कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट किया। ठीक है, तो क्या होता है कि भाई करंट इस तरह से इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो बैटरी के अंदर बात करें, थोड़ा सा हम इसको देखिए, इसके नेगेटिव प्लेट को थोड़ा सा दूर दिखा देते हैं। ठीक है, ये बैटरी का नेगेटिव प्लेट हो गया। तो ध्यान दीजिएगा,
बैटरी के बाहर में क्या होता है, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करता है, लेकिन बैटरी के अंदर नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करता है। क्लियर बात है ना, बैटरी के अंदर ये नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहा है, ये नेगेटिव प्लेट हो गया, ये पॉजिटिव प्लेट हो गया, इस केस में नेगेटिव से पॉजिटिव। क्लियर है। और ये केस होता है डिस्चार्जिंग का कंडीशन, डिस्चार्जिंग का, बैटरी यहाँ पर डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है ना। आपने कोई लोड कनेक्ट कर दिया, ये बल्ब हो सकता है या कोई दूसरा एलिमेंट हो सकता है, आपने ये लोड कनेक्ट किया तो बैटरी अब क्या है, डिस्चार्ज होना शुरू हुआ। तो डिस्चार्जिंग का कंडीशन है, डिस्चार्जिंग वाले कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज जो है अंदर में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है। लेकिन स्टूडेंट एक दूसरा सिचुएशन भी तो हो सकता है। अब यही जो बैटरी है, ध्यान दीजिएगा, इसी बैटरी को हम क्या किए भाई, आप घर पर ये बैटरी को चार्ज करके लाए थे, आपने इसके क्रॉस कोई एलिमेंट कनेक्ट किया, कोई बल्ब हो सकता है, आपने इसका यूज टीवी देखने में यूज कर लिया, एनी हाउ, ठीक है ना। अब ये बैटरी डिस्चार्ज हो गया है तो फिर से आप इसको ले जाते हैं, पहले के ज़माना में होता था, अब तो नॉर्मली ये सब कम देखने को मिलता है। तो आप क्या करेंगे, अब इस बैटरी को फिर से आप चार्ज करेंगे तो क्या करते हैं, आप इसके क्रॉस एक हायर वैल्यू का बैटरी, हायर वैल्यू का कहने का मतलब एक ऐसा बैटरी जिसका ईएमएफ जो है वो इससे ज़्यादा हो, कनेक्ट कर देते हैं। तो इस केस में क्या होगा, अब ये बैटरी जो है इसको चार्ज करना शुरू करना, मतलब इसमें करंट इस तरह से फ्लो करे, मतलब अब ये बैटरी जो है चार्ज होने लगा। तो ध्यान दीजिए, अगेन इस बैटरी को हम इस नेगेटिव प्लेट को थोड़ा सा दूर दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए इस केस में जो है ये करंट या पॉजिटिव चार्ज जो कहें किधर से किधर मूव कर रहा है, ये पॉजिटिव प्लेट या नेगेटिव प्लेट, तो इधर से इधर मूव कर रहा है अंदर की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव, और इस केस में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। जब ये डिस्चार्ज हो रहा था तो इस तरह से, और जब ये चार्ज हो रहा है ये बैटरी, ठीक है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव। कहने का मतलब ये है कि भाई अब ये डिपेंड करेगा कि आप बैटरी को किस तरह से यूज कर रहे हैं, बैटरी को ही आप चार्ज कर रहे हैं या बैटरी के थ्रू आप किसी दूसरे चीज़ में कोई दूसरा लोड यूज कर रहे हैं सो दैट कि बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, बैटरी के अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव से नेगेटिव भी हो सकता है। एंड सो आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट बी, मे गो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। जा सकता है, क्योंकि ए में कह रहा है ऑलवेज गोज, नहीं ऑलवेज तो नहीं जाता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ऑलवेज तो नहीं जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव भी जाता है। अच्छा सी में क्या है, ऑलवेज, सी में भी ऑलवेज ही है, ऑलवेज गोज फ्रॉम नेगेटिव, ऑलवेज तो होगा ही नहीं भाई, ये तो समझ रहे हैं, ठीक है ना। सो द आंसर इज बी। Question number 6. A resistor of resistance R is connected to an ideal battery. If the value of R is decreased, the power dissipated in the resistor will A increase, B decrease, C remain unchanged. स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है और इसको हम एक आइडियल बैटरी के क्रॉस कनेक्ट किया। आइडियल बैटरी सिंपली कहने का मतलब है इसका अपना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 है, तो इस तरह से आपने कनेक्ट किया। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है कि अगर आप इसके रेजिस्टेंस के वैल्यू को घटाते हैं तो जो पावर इससे डिसिपेट हो रहा है इस रेजिस्टेंस के थ्रू, उस पावर का क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज करेगा या अनचेंज्ड रहेगा। क्लियर है, समझिएगा भाई। तो जैसे ही पावर और रेजिस्टेंस वगैरह की बात होने लगे तो आपके दिमाग में डायरेक्टली ये फॉर्मूला आना चाहिए कि P = V²/R, जहाँ पे V क्या हो गया, उस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि बैटरी का डायरेक्ट EMF ही होगा, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ध्यान दीजिएगा भाई, बैटरी का ये EMF ये तो फिक्स है, कांस्टेंट है, मतलब कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, V आपका कांस्टेंट है, मतलब यहाँ से आपका सिंपली क्या हो गया, पावर जो डिसिपेट हो रहा है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। रेजिस्टेंस घटेगा तो पावर बढ़ेगा, एंड सो इट्स आंसर इज इंक्रीजेज। इसका आंसर हो गया इंक्रीजेज, जो कि ऑप्शन आपका ऑप्शन ए हो गया। क्लियर है, समझिएगा। एक जो स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं या कन्फ्यूजन हो जाता है, नॉर्मली चूंकि हैबिट होता है मोस्ट ऑफ द केसेज में हम लोग पावर का ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, P = I²R। क्लियर है, तो यहाँ आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें क्या परेशानी है समझिएगा। अब ये फॉर्मूला में फ़ायदा क्या हुआ था कि भाई यहाँ से हम लोग डायरेक्टली ऑब्जर्व कर लिए कि भाई जो P जो है वो इन्वर्सली है R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन यहाँ से समझिएगा क्या होगा कि आप रेजिस्टेंस को अगर आप चेंज करेंगे, घटाइए या बढ़ाइए जो भी कीजिए, यहाँ पे हालांकि कह रहा है कि घटाया जा रहा है, तो आप रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे तो एज पर ओम्स लॉ करंट भी चेंज होगा। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज करना मतलब बहुत बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है ना। आपको फर्दर फिर देखना पड़ेगा, या फिर आपको करंट को फाइनली आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर से पोटेंशियल, ये आपको ये EMF के फॉर्म में जो कि I = V/R होगा यहाँ पे इनफैक्ट।
ये फाइनली फिर आपको वही काम करना पड़ेगा सो दैट, तो इतना करने से बेहतर है कि आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज कीजिए, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7, अ करंट पासेस थ्रू अ रजिस्टर, let K1 and K2 represent the average kinetic energy of the conduction electrons and the metal ions respectively, then A K1 less than K2, K1 equals to K2, K1 greater than K2, any of these three may occur। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज कीजिए किसी रजिस्टर से करंट फ्लो कर रहा है लाइक दिस, नॉर्मली हम लोग ऐसा दिखाते हैं। तो क्वेश्चन आगे कह रहा है कि अगर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का K1 है और मेटल आयंस का K2 है, तो K1 K2 में क्या रिलेशन होगा। अगेन जैसा कि हम लोगों ने स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था, थोड़ा सा डिटेल से। इनफैक्ट होता क्या है कि ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, और मेटालिक आयंस भी होते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग लैटिस भी कहते हैं। तो इसी को हम लोग फाइनली, इसका सर्टेन रेजिस्टेंस है, तो सिम्बॉलिकली हम लोग इतना ना दिखा के हम लोग ऐसे दिखाते हैं। तो अब इसको डिटेल में यहाँ पे आ जाते हैं। इसके अंदर भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मेटालिक आयंस है। अब जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको डिटेल हम बताए थे, तो क्या होता है कि मेटालिक, ये जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये तो फ्रीली मूव करते हैं, फ्री होते हैं मूव करने के लिए। लेकिन ये जो मेटालिक आयंस होते हैं, ठीक है, ये अपने मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। क्यों वाइब्रेट करते हैं? दो रीजन है। एक तो कि ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ इनका कोलिजन होता है, जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के कोलिजन के कारण भी वाइब्रेट करते हैं, और इनका अपना थर्मल एनर्जी के कारण भी ये वाइब्रेट करते हैं। तो समझिएगा भाई, इलेक्ट्रॉन तो फ्री है, ये मूव कर रहे हैं विद सर्टेन वेलोसिटी, विद सर्टेन स्पीड, लेकिन ये वाइब्रेट कर रहा है भाई। तो कहने का मतलब है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन का स्पीड को हम v1 से डिनोट करें, ठीक है, और ये मेटालिक आयन जो है ये जिस स्पीड से मान लीजिए वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, तो समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का स्पीड उसके रिस्पेक्ट में कितना ज़्यादा होगा। और फाइनली जब स्पीड बहुत ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन्स का, तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी होगा, वो काइनेटिक एनर्जी भी इससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब कि फाइनली K1 ग्रेटर देन K2 होगा, ये पक्का बात है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कितना बड़ा होगा ये एग्जैक्टली अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बड़ा होगा। तो आंसर इज K1 ग्रेटर देन K2, वन थिंग। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक और कन्फ्यूजन आता है भाई कि ठीक है, थोड़ा डिटेल में जाते हैं। तो K1 काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स का, तो इसको हम लोग लिखेंगे हाफ m इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है, जिसको हम लोग v1 से लिखे हैं, तो v1 स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए, मेटालिक आयंस जो है, जिसको लैटिस भी कहते हैं, जिसको हम आई से डिनोट कर रहे हैं, आयंस, ठीक है, Ki। तो सॉरी, ये तो K2 आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये K2 हो गया। तो दिस इज हाफ मेटालिक आयंस जो है उसका मास और उसका स्पीड। चलिए, हाँ, अब समझिएगा यहाँ पे क्या कन्फ्यूजन होता है सर, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो तो बहुत कम होता है। हाँ, मास बहुत कम होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, आयंस का मास कंपैरेटिवली उससे ज़्यादा होता है, लेकिन ओवरऑल स्पीड इतना कम हो जाता है क्योंकि ये जस्ट वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। आप समझ लीजिए, वाइब्रेट कर रहे हैं तो इसके कंपैरिजन में इसका स्पीड ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। एंड सो ओवरऑल क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है उसका काइनेटिक एनर्जी बहुत बड़ा हो जाता है आयन के काइनेटिक एनर्जी से। एंड सो द आंसर इज सी। मूव करते हैं स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, two resistors R and 2R are connected in series in an electric circuit. The thermal energy developed in R and 2R are in the ratio। स्टूडेंट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, यहाँ पर देखिए इसलिए हमने डॉट डॉट दिखाया है। अब ये पता नहीं आगे किस तरह का क्या क्या एलिमेंट लगे हुए हैं, ये कुछ पता नहीं है, लेकिन कोई लंबा चौड़ा कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसका एक पार्ट हम लोग देख रहे हैं जहाँ पर दो रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है। उसमें एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस R है, दूसरे का रेजिस्टेंस 2R है। तो मान लेते हैं इसमें अगर हीट एनर्जी जो थर्मल एनर्जी जो डेवलप होता है वो H1 है, अगर इसमें H2 डेवलप होता है तो H1/H2 का रेशियो का क्या वैल्यू होगा। अगेन जैसे ही थर्मल एनर्जी कितना डेवलप होगा किसी रेजिस्टेंस से, जैसे ही ये बात हो तो आपको डायरेक्टली दिमाग में ये फॉर्मूला आना चाहिए। किसी रेजिस्टेंस R से अगर उसमें I करंट फ्लो कर रहा है तो T टाइम में उससे इतना थर्मल एनर्जी डेवलप होता है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सीरीज में कनेक्टेड है, मान लिया अगर आई करंट फ्लो किया है स्टूडेंट, मतलब आई करंट इससे भी फ्लो किया है, आई करंट इससे भी फ्लो किया। कहने का मतलब है अगर हम पहले वाले का बात करें, इसमें हीट एनर्जी जो डेवलप हुआ H1, तो H1 का वैल्यू स्टूडेंट लिख देंगे हम लोग I² R इंटू टी टाइम में, क्लियर बात है। और H2 का वैल्यू कितना हो जाएगा I², इससे भी आई करंट ही फ्लो कर रहा है, इंटू 2R इंटू टी। ये पहला है, ये दूसरा है, इतना करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी लिख सकते थे H1/H2, इसीलिए H1/H2 ये क्या हो जाएगा I² टी सब कैंसिल हो जाएगा, R कैंसिल हो जाएगा, 1/2। सो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 9, two resistances R and 2R are connected in parallel in an electric circuit.
द थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन R and 2R आर इन द रेशियो। स्टूडेंट अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में दो रेजिस्टेंस एक R एक 2R पैरेलली कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आगे पूछ रहा है कि भाई जो थर्मल एनर्जी डेवलप होगा, अगर इसमें मान लिया H1 हम मान लेते हैं, इसमें H2 मान लेते हैं, तो दोनों का रेशियो हम लोगों को निकालना है। वन थिंग। सेकंड थिंग स्टूडेंट, इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में थे। ध्यान दीजिए, सीरीज में थे तो हम लोग जो हीट एनर्जी डेवलप होता है तो वहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेते हैं I²RT, इसीलिए वहाँ पे ये फॉर्मूला यूज किए, क्योंकि भाई सीरीज में है तो करंट कांस्टेंट रहेगा, करंट दोनों से सेम रहेगा, इसलिए वहाँ पे I² वाला फॉर्मूला यूज कर लिए। अब यहाँ पर जब पैरेलल में कनेक्टेड है तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो आप अब बेहतर है कि ये फॉर्मूला यूज कीजिए। टी टाइम में कितना हीट एनर्जी डेवलप होगा, तो V²/R इंटू टी। किसी भी रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R है और अगर उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है तो टी टाइम में उससे इतना हीट एनर्जी डेवलप होता है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ से लिख सकते हैं भाई कि H1 जो है थर्मल एनर्जी जो डेवलप हुआ इस रेजिस्टेंस R से, तो ये आप लिखिएगा V²/R इंटू टी। मान लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस जो है दोनों के, चूंकि दोनों पैरेलल में है तो सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस V मान लेते हैं, तो H1 का वैल्यू इतना हो जाएगा। H2 जो थर्मल एनर्जी डेवलप हुआ इस रेजिस्टेंस 2R से, ये कितना हो जाएगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो वही है V², इसका रेजिस्टेंस कितना है 2R। ध्यान दीजिएगा, इसका रेजिस्टेंस 2R है, टी टाइम में ये तरह, ये पहला अगर है ये दूसरा अगर है, तो ध्यान दीजिए H1/H2 तो ध्यान दीजिएगा भाई टी कैंसिल हो जाएगा, V² कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में बच जाएगा R और R भी कैंसिल हो जाएगा। या कंफ्यूजन ना हो तो ऊपर में 1/R लिख देते हैं, नीचे में 1/2R बच जाएगा। क्लियर बात है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2R/R और ये हो जाएगा 2 कहने का मतलब है 2/1। क्लियर है, एंड सो द आंसर इज Question number 10. A uniform wire of resistance 50 ohm is cut into 5 equal parts. These parts are now connected in parallel. The equivalent resistance of the combination is. स्टूडेंट क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक यूनिफॉर्म वायर है, यूनिफॉर्म वायर है कहने का मतलब उसका सब जगह क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वायर है जिसका रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ 50 ओम। हम क्या करते हैं, इस वायर को 5 इक्वल पार्ट में कट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, 5 इक्वल पार्ट में इस तरह से काट दिए। ठीक है, और उसके बाद तो आपको अब क्या है कि 5 रेजिस्टेंस मिल गया कहें। ठीक है, उसके बाद हम ये पांचों रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट कर दिए, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा ये हम लोगों को निकालना है। जाहिर सा बात है हम लोगों को ये पता होना चाहिए भाई कि हर रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कंसेप्ट यूज करके निकाल लेंगे। यहाँ पे भाई बहुत ही क्लियर है, टोटल इसका रेजिस्टेंस है 50 ओम, हम इक्वली इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड किए हैं, 5 इक्वल पार्ट में, मतलब हर का रेजिस्टेंस हो जाएगा कितना 10 ओम हो जाएगा, 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम। बहुत ही सिंपल है, आप मैथमेटिकली भाई इसको समझ सकते हैं। R बराबर क्या होता है, रो इंटू L/A। समझिएगा, आपने कट किया, मटेरियल तो वही है, रो आपका फिक्स है, रेजिस्टिविटी वो तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल वही तो रो फिक्स है। समझिएगा, आपने कट किया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका है उतना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस पार्ट का भी, इसका भी, इसका भी, सबका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में तो चेंज नहीं हुआ। तो ए भी आपका फिक्स है, रो फिक्स है, ए फिक्स है, तो R प्रोपोर्शनल टू L, R क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो गया। तो लेंथ को आपने जो टोटल लेंथ था उसको 1/5 कर दिया, 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी हर पार्ट का जो होगा 1/5 हो जाएगा, मतलब ये 50 ओम है तो 50 का 1/5 मतलब 10 ओम 10 ओम 10 ओम। अब आपने भाई ये 10 ओम 10 ओम 10 ओम ये 5 जो रेजिस्टेंस आपको जो मिला, आपने इसको पैरेलली कनेक्ट कर दिया, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 है और हर का वैल्यू 10 है, तो 10/5 इक्वल्स टू 2 ओम। या फिर आप इसको डायरेक्ट जनरल फॉर्मूला 1/R इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 एंड लाइक दिस, इस तरह से भी आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी आपका R इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा 2 ओम। सो द आंसर इज ए। Question number 11. Consider the following two statements. A. Kirchhoff's junction law follows from conservation of charge. B. Kirchhoff's loop law follows from conservative nature of electric field. Then option A is both A and B are correct. A is correct but B is wrong. B is correct but A is wrong. Yeah, both A and B are wrong. स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट में कह रहा है कि किरचॉफ जंक्शन लॉ जो है, किरचॉफ जंक्शन लॉ कहिए या किरचॉफ करंट लॉ कहिए या किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहिए, सब एक ही बात है। किरचॉफ जंक्शन लॉ फॉलोज फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के कंसेप्ट से ये आया है या उसके हिसाब को या उसको फॉलो करता है। और किरचॉफ लूप लॉ जो है या किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी इसको कहते हैं, किरचॉफ सेकेंड लॉ भी कहते हैं, सब एक ही बात है। तो किरचॉफ लूप लॉ जो है वो फॉलोज फ्रॉम कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसको फॉलो कर
कर रहा है किसके हिसाब से आया है, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, दोनों सही है, दोनों गलत है, देखते हैं स्टूडेंट। ऑब्वियसली इस चीज को समझने के लिए आपको बेसिक लेवल पे जाना होगा कि एक्चुअल में किरचॉफ जंक्शन लॉ या किरचॉफ लूप लॉ क्या होता है। तो पहले स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं, किरचॉफ जंक्शन लॉ, किरचॉफ जंक्शन लॉ क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से। किरचॉफ जंक्शन लॉ एक्चुअल में क्या होता है स्टूडेंट, ये लॉ कहता है कि भाई किसी भी सर्किट में, कोई भी आपको लंबा चौड़ा कोई सर्किट दे दिया जाए, किसी भी सर्किट में किसी पॉइंट पर जितना करंट आ रहा है, मान ली इधर से करंट I1 आ रहा है, इधर से करंट I2 आ रहा है, इधर से करंट I3 आ रहा है, और फाइनली इधर आपका करंट I4 जा रहा है, ठीक है। तो ये किरचॉफ जंक्शन लॉ कहता है कि किसी भी पॉइंट पे जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। कहने का मतलब जितना करंट I4 ये जा रहा है, ये निश्चित रूप से बराबर होना चाहिए I1 + I2 + I3 का। यही होता है हमारा किरचॉफ फर्स्ट लॉ या किरचॉफ करंट लॉ, यही होता है ना। तो सिंपली भाई करंट क्या हुआ, मतलब ये चार्ज का फ्लो है, तो जितना चार्ज आया कुल मिला के उतना चार्ज कुल मिला के गया। इन अदर वर्ड्स कहने का मतलब है कि ये सिंपली फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। मेनली स्टूडेंट को परेशानी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप डिटेल चाहते हैं तो थ्योरी में हम लोगों ने देख चुका है, तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे देख सकते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ वाले में परेशानी होती है समझने में, समझिएगा। ये स्टेटमेंट के हिसाब से किरचॉफ लूप लॉ, किरचॉफ लूप लॉ अब क्या होता है, किरचॉफ लूप लॉ भाई हम लोग इतना ज़्यादा यूज कर चुके हैं ना, सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया एक्सरसाइज के, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑब्वियसली मान लेते हैं किरचॉफ लूप लॉ क्या कहता है कि किसी भी सर्किट में, कोई भी सर्किट आपको दिया गया लंबा चौड़ा, अब किसी पर्टिकुलर लूप में, उस सर्किट में अगर कोई लूप है, बहुत सा लूप हो सकता है, किसी एक पर्टिकुलर लूप की बात करें, अब उस लूप में मान लिया ये एक रजिस्टर है, एक कैपेसिटर मान लीजिए, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए, यहाँ भी एक रजिस्टर मान लीजिए, एंड लाइक दिस, यहाँ पे R1 है, R2, ये एक C कैपेसिटेंस का एक कैपेसिटर है, जो भी है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ लूप लॉ यही कहता है कि हर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम होगा, इसके क्रॉस मान लिया V1 है, इसके क्रॉस V2, इसके क्रॉस मान लिया V3 है, तो V1 + V2 + V3 ये सम, नेट सम जो है वो 0 के बराबर होगा। यही है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, समझिएगा। मतलब नेट जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम होता है, वोल्टेज का सम जो होता है वो हमारा 0 होता है। भाई अब ये कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से कहाँ से ये रिलेट हो रहा है समझिएगा। डेल्टा V 0 हो रहा है स्टूडेंट, तो एक फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा है कि Q वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू Q × डेल्टा V। अब समझिएगा डेल्टा V = 0, और ये फॉर्मूला W वर्क डन इक्वल टू Q × डेल्टा V, इस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा V = वर्क डन बाई चार्ज Q। क्लियर है। अब डेल्टा भी 0 है, डेल्टा भी 0 है, ये तभी पॉसिबल होगा, चार्ज का वैल्यू तो 0 नहीं है, चार्ज है सम वैल्यू, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है जब वर्क डन मेरा 0 होगा, तभी तो 0/Q 0 हो जाएगा, वर्क डन 0 होगा, समझिएगा। वर्क डन 0 हो रहा है, तो ये प्रॉपर्टी है, ये किसका प्रॉपर्टी है, वर्क और एनर्जी में हम लोगों ने पढ़ा है, ये प्रॉपर्टी है कंजर्वेटिव फील्ड का। कंजर्वेटिव फील्ड का ये नेचर होता है कि किसी भी लूप में जो उसके द्वारा टोटल जो वर्क डन होता है वो 0 होता है। और यहीं से हमारा ये कंसेप्ट आया किरचॉफ वोल्टेज लॉ कि नेट पोटेंशियल जो मेरा नेट वोल्टेज जो होगा किसी लूप में वो 0 होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं, इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा ये जो वर्क हो जा रहा है, मतलब है कि कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से या इसको फॉलो करते हुए हमने ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ को पाया है। क्लियर स्टूडेंट? एंड सो ऑब्वियसली बोथ A and B स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड द आंसर इज A।